मेंटोरशिप पे भाई बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, ले लो अभी, वरना बाद में फिर तुम। ठीक है, क्लास के एंड में ही अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास एंड, ओके ओके ओके। पढ़ लेते हैं अभी फिर। मोशन इन 2D, 1D अच्छे से आना चाहिए तुम्हें, वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। ये क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग लेट आए उनके लिए भी 1D और वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ही मोशन इन 2D तुम्हें प्रॉपरली समझ में आएगा, वरना बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, फिजिक्स की यही बात है। देखो, टफ पता है क्यों लगती है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें बेसिक्स पे स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। बेसिक मैथ समझ में आएगा तभी 1D वगैरह में नहीं फंसोगे। 1D समझ में आएगा तो 2D समझ में आएगा, 2D समझ में आएगा तो एनएलएम समझ में आएगा, एनएलएम समझ में आएगा तो रोटेशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हें समझनी है। ठीक है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। चलो, फर्स्ट लेक्चर है आज, वेक्टर कॉन्सेप्ट समझेंगे। वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है? वेक्टर तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वेक्टर का हैवी यूज है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर मैं बेसिक वेक्टर की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बाद पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। आज बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन थोड़े कम है आज, थोड़ा जो है एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेंगे और दो चार अलग अलग केस भी देख लेंगे। आज थोड़ा बेस बनाओ इसका। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर कॉन्सेप्ट की। वेक्टर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पर आज? वेक्टर तुम पढ़ ही चुके हो, क्या होता है पता ही है तुम्हें वेक्टर? एक सेकंड ऊपर। हाँ, वेक्टर्स तुम्हें पता ही है क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होती है, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करती है। ये होता है तुम्हारे वेक्टर्स। यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट में दो लाइन की बात कर रहे होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट एंगल्स वुड बी। मतलब क्या है? दो वेक्टर ले लिए मैंने, सपोज करो ये मेरा पहला वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। अब इनके बीच में अगर कुछ एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, ठीक है ना, और ये जो है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स मत बोलना इनको। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होता है। यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम होगा तुम्हारा। ठीक है, तो अलग अलग थीटा में जो है रिजल्टेंट कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे मान लो ए और ए है तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, वही देख रहे होंगे हम तीन केसेस में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले तुम्हारे। ठीक है, देखो, सबसे पहले 60 डिग्री का केस देखते हैं। अगर 60 डिग्री का केस है, मतलब ए और ए ये दो वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल जो है ये है 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा होगा ए रूट थ्री। मैग्नीट्यूड इनका ए, रिजल्टेंट में क्या करो, रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दो, एंगल बीच में 60 डिग्री है तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सेकंड क्या है? अगर है 90 डिग्री, 90 डिग्री में तुम्हें क्या करना है, ए और ए ये दोनों तुम्हारे पास क्वांटिटीज आ गई, इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में रिजल्टेंट क्या आएगा तुम्हारा हमेशा आर ए रूट टू। ए तो मैग्नीट्यूड है ही इन वेक्टर्स का, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो रूट टू, तो रिजल्टेंट हो जाएगा तुम्हारा ए रूट टू। अब ये वाला तो हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, बिल्कुल मतलब दिमाग में बिठा लो इसको परमानेंटली, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम में बहुत ज्यादा काम आएगा। मतलब ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, बेस और परपेंडिकुलर अगर दोनों सेम है, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। ये फिक्स्ड है, बिल्कुल कभी चेंज नहीं हो सकता, समझ गए? तो इस चीज को तो हमेशा के लिए याद रख लो। 90 डिग्री वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 90 डिग्री वाला है। लास्ट में था 120 डिग्री। अगर ए और ए दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एक सेकंड रुक जाओ, इनके बीच में जो है अगर एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री अगर है, तो रिजल्टेंट हमेशा आएगा तुम्हारा ए के बराबर, मतलब ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर स्टार्ट करते हैं इसको। मतलब 2D में डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है इसका, पर मैंने सोचा 1D खत्म हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा इसको मैं, क्योंकि उसके बाद ही ज्यादा काम में आएगा ये। ठीक है, अब बेसिक हमारा मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D जिसकी हम बात कर रहे थे वो कर रहे होंगे। ठीक है, चलो ओके। देखो, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही समझते हैं। ग्राफ पढ़ते हैं हम, ग्राफ में क्या आता है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन हो गया, तो प्लेन के अंदर किसी भी प्लेन में, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, ये क्या है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स, ये क्या है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। तो किसी भी प्लेन के अंदर दो एक्सिस में
एक ही टाइम पर अगर मूवमेंट हो रही है, अभी तक हम 1D पढ़ रहे थे, मतलब एक ही एक्सेस पे आगे पीछे गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, या फिर इसी एक्सेस पे आगे पीछे गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन दोनों एक्सेस के अंदर, प्लेन के अंदर जो मूवमेंट कर रही है बॉडी, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, मोशन इन अ प्लेन। कैसे करते हैं इसको, देखो इसके क्वेश्चंस को हम कैसे मतलब टैकल करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक सेकंड रुक जाओ। हम दोनों के केस में 1D को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑल टुगेदर भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात क्या है, 1D के एप्लीकेशंस जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था वहां पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे हमने। हमने वहां पर हर एक मोशन अंडर ग्रेविटी चीज पढ़ी थी हमने वहां पर। हर एक जितने भी एक्सेस के ऊपर मोशंस होते हैं, उसके लिए मतलब एक्स एक्सेस पे जब मोशन हो रहा है और वाई एक्सेस पे जब मोशन हो रहा है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर, उसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, उसी से मेन तुम्हारा जो है चैप्टर चल रहा होगा। ठीक है, आज हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे होंगे, कल फिर रिलेटिव वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें जो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें समझते हैं। मोशन इन अ प्लेन ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि दो डायमेंशन के अंदर हो रहा है। टू डायमेंशनल मोशन इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन बोथ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट्स के अंदर ये मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसके अंदर। कैसे इसको पढ़ने वाले हम, वेक्टर्स के फॉर्म में पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारी चीजें हम देख रहे होंगे। तो देखो, पोजीशन अगर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की दे रखी है 2D के अंदर, वो कैसे देगा, देखो वेक्टर्स तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें आसानी होगी समझने में। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर आर। अगर आर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पोजीशन को 2D के अंदर, पहले तो 1D के अंदर कहीं पर भी होता था तो हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर देते थे, अभी 2D में है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन में जब चेंज आ जाएगा क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। ऐसे ही चलता रहता है हमारा, पूरी साइकिल है ना ये तो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेस द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू पॉइंट x2 y2। देखो क्या कह रहा है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर था, यहाँ से फिर वो यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स थे और यहाँ पर कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आएगा, x2 माइनस x1, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, फिर इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट। जो x एक्सिस में उस y कैप, जो y एक्सिस पे उस पे j कैप रिस्पेक्टिवली, तुम पढ़ चुके वेक्टर्स में। वो चीज तुम्हें निकालनी, तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। चेंज इन पोजीशन होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो बस वही चीज है। पोजीशन हमने समझ लिया कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पर उसी में जब चेंज आता है तो बस x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट्स में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें समझ में आ रही है ना अभी तक, कोई डाउट नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, ओके। देखो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो तुम्हें भी पता है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी रिमेन्स सेम एज 1D, दैट इज नो चेंज इन बेसिक फॉर्मूला बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर बोथ द एक्सेस। मतलब क्या है, समझते हैं फिर से। देखो, अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा आर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। बॉडी किसी भी एक्सिस में गया हो, कहीं पर भी गया हो, किसी भी प्लेन में गया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। एवरेज क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी है मतलब वो दुनिया में कहीं भी घूम के आ गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकाल दो, वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एवरेज वेलोसिटी के अंदर। एवरेज वेलोसिटी 2D एंड 1D दोनों में फॉर्मूला सेम है, इंस्टेंटेनियस में चेंज आता है। 1D के अंदर तो सिंपल होगा, तुम्हें पता ही इंस्टेंटेनियस का। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 1D एंड 2D इन दोनों केसेस में जो है कंप्लीटली सेम होती है, फॉर्मूला सेम होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी है एग्जैक्टली वो तो अलग होगी क्योंकि एक्सेस चेंज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला यही आएगा, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये एवरेज का रहेगा बिल्कुल सेम। इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, डी आर बाई डी टी, पोजिशन को तुम डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है तुम्हारे पास, है ना। किसी भी एक इंस्टेंट पे बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे तुम्हें निकालने वेलोसिटी को, क्या करोगे,
सबसे पहले आई कैप पर जो तुम्हारी क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट करोगे, प्लस जे कैप वाली क्वांटिटी को तुम डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करो, फिर वाई एक्सिस पे जो भी वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करो। मतलब इसका मतलब क्या है, आई कैप और जे कैप में हम देते हैं इसको v इज इक्वल टू v आई कैप प्लस v जे कैप, ठीक है ना। ऐसे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये है तुम्हारी टोटल वेलोसिटी। इसका अगर तुम रूट करते हो, आई कैप हट जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हो अगर तुम मान लो, तो तुम्हारे पास क्या आएगी, तुम्हारे पास एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बात थी, मैंने तुम्हें बता दी, बाद में काम आएगी। बाकी फिर इंस्टेंटेनियस को तुम समझ ही गए होगे। पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, एक्स आई आई कैप पर जो है, उसके बाद जे कैप पर जो पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, इंडिविजुअली सेपरेटली करना है तुम्हें, ठीक है ना। डाउट? अच्छा, नो डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चलो। लास्ट के हमारे पास एक्सेलरेशन, हमने क्या देखा, पोजीशन, पोजीशन में चेंज आया, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, क्या मिली, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी समझते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट केस है 1D वाला, मतलब जो वेलोसिटी वाला है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम केस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर भी। क्या होगा यहाँ पर देखो, rate of change in velocity with respect to time is the acceleration, acceleration in 2D is similar to velocity, average value is same but instantaneous value changes। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकाल दिया, मान लो एक्सेलरेशन क्या आएगी तुम्हारी, एवरेज एक्सेलरेशन कह रहा हूँ मैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये वैल्यू सेम है, ये 1D में भी इतना ही होता है, 2D में भी यही है। कुछ भी वेलोसिटी हो इसकी फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल वेलोसिटी है उसको ले और जो भी टोटल टाइम टेकन है उसको ले और डिवाइड कर दो, एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन तुम्हारी निकल जाएगी, ठीक है ना। ये तो सेम बात है बिल्कुल, कुछ चलो इसको रहने देते हैं। हाँ, ये तो सेम बात है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करते हैं, फिर से वही सेम चीज है, एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो अलग वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो अलग वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी, ठीक है, डीवी बाई डी, या फिर डीवी वेलोसिटी एट, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें क्या होता है, तुम्हें पोजीशन दे रखी होती है ना, पोजीशन दे रखी होती है हमें किसी भी एक्सेस पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करा है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 90% चांसेस है कि तुम्हें पोजीशन ही दे रखी होगी, वेलोसिटी नहीं देगा कि आई कैप की वेलोसिटी है इतनी और जे कैप की वेलोसिटी है इतनी, अब एक्सेलरेशन निकाल लो, वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तुम्हें मोस्टली पोजीशन ही देंगे वो लोग। तो क्या करना है तुम्हें, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू, इसको लिखने का एक और तरीका है, जो भी पोजीशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन आ जाती है। पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इसको। कितना आएगा, डी स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई जे कैप, जे कैप का अलग आई कैप का अलग। अगर बाई चांस तुम्हें वेलोसिटी दिया है, मान लो वेलोसिटी दी है, तो फिर क्या करना है तुम्हें, डीवी बाय dt कर दो, ठीक है, डीवी बाई dt। सबसे पहले आई कैप का निकाल लो, उसके बाद डीवी बाई dt जे कैप का कर दो, बस यही करना है तुम्हें। बट मेन बात यह है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुम्हारी ऐसे निकल जाएगी, डी स्क्वायर एक्स आई कैप और डी स्क्वायर वाई जे कैप, इन दोनों को कर दो, dt से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द, जो भी मोशन प्लेन के बारे में जो भी मोस्ट ऑफ द बेसिक पॉइंट्स है वो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो बताओ, उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा मैं, तुम्हें डायग्राम में बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, अगर अभी कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, हाँ सही है, सही तो है। अच्छा हाँ, डी एक्स दो बार लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मिस मिस टाइपिंग हो गई होगी गलती से, वरना चेक किया था मैंने इसको, शायद गलत हो गया होगा ये। ठीक है, अब सही है। नो डाउट। चलो, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे अब, बहुत ध्यान से, ठीक है। ओके ओके, प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। अभी तक कुछ भी तुम्हें डाउट हो कि प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आता, ये फॉर्मूलाज क्यों आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, बहुत बेसिक से समझ रहे होंगे। उसके बाद दो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, जो कि पूरे क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा होगा उसको सम अप करके समझा देगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है कि बस
खुद से 2 बार रिवीजन करोगे तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ना है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हो सकता है अगर तुमने कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये सारी टर्म्स तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझेंगे। ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या वही समझते हैं। देखो, projectile motion is a type of two-dimensional motion where an object is thrown or projected into the air and moves under the influence of gravity alone. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। मतलब क्या है? देखो, एक ना ब्लैंक स्पेस पे आते हैं, वहां पे करते हैं इसको। जमीन पे है बॉडी, यह है जमीन, ठीक है। जमीन से मैंने इसको फेंक दिया, एक तो चलो ग्राफ ही बना लो इसको। यहाँ से फेंका मैंने और यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे कुछ सो एंड सो थीटा प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा तुम्हारा। कुछ भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकता है, जिस भी एंगल से तुमने जमीन से फेंका है इसको। अब दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज कि जो भी एंटायर मोशन हो रहा है वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट्स को, पता ही है तुम्हें ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, उसी के बेसिस पर पूरा का पूरा मोशन हो रहा है और वो नीचे आ रहा है। समझ गए? हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एयर रेजिस्टेंस मतलब, मान लो तुमने तो बोल दिया कि मैं तो एक पीस ऑफ पेपर को या फिर एक फेदर को यहाँ से फेंक दूंगा। तो फेदर को तुम अगर फेंकोगे तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पीछे आके वहीं पे गिर जाएगा, कुछ होगा ही नहीं उसका। या फिर मान लो कोई बॉल ले ली तुमने, बॉल को तुमने फेंका, एक बहुत ही लाइट वेटेड स्मॉल बॉल है, उसको तुमने फेंका है, बहुत ही ज्यादा एयर की फोर्स है, मान लो तूफान आ गया है, फिर बहुत हवा चल रही है बहुत तेज, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसके बॉल के ऊपर हवा का, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को काउंट नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है। तो मेन बात क्या है, फेंकने के बाद बॉडी जो है वो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगी। हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को काउंट नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। ये मेन पॉइंट है, ये कंफ्यूजन तुम्हें क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो। देखो, थीटा एंगल, किसी भी एंगल थीटा से इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है। ऊपर जाते 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 ये क्या पार्ट है इसको हम बाद में समझते हैं, पहले बेसिक समझते हैं। यहाँ पर आके ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक। उसके बाद मैक्सिमम हाइट से फिर से वो धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट करेगी और जमीन पर आ जाएगी। ये है तुम्हारा मेन प्रोजेक्टाइल मोशन। दो वेलोसिटीज है, एक लग रही है नीचे की तरफ यू साइन थीटा, और एक लग रहा है यहाँ पे यू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा नीचे वाला है, कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला है। क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? एक्स कंपोनेंट, ग्राफ में हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत अच्छे से। नहीं भी पता तुम्हें तो फिर से मैं बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा साइन कंपोनेंट। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, दो वेलोसिटी आएगी इसके अंदर, हमने अभी अभी पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट भी दो होगी, आई कैप जे कैप के टर्म्स में। वेलोसिटी भी दो आएगी, एक आई कैप के टर्म्स में और एक जे कैप के टर्म्स में। तो जो आई कैप के टर्म्स में आएगी एक्स एक्सिस में, वो होगी तुम्हारी यू कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के टर्म्स में आएगी वो होगी तुम्हारी यू साइन थीटा, जे कैप। ठीक है ना? अब देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया इसको। नेक्स्ट समझते हैं, फ्यू पॉइंट्स रिमेंबर। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ये हो सके तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। देखो, ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉडी अगर नीचे आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगी, वरना एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे। एयर रेजिस्टेंस छोड़ो, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। acceleration due to gravity is constant and acts downwards with a value of approximately 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। ये तो तुम्हें पता ही है। पर acceleration due to gravity is constant, constant टर्म यहाँ पर क्यों दे रखा है मैंने, या फिर constant टर्म यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब तुम्हें एक बात पता चल जाएगी यहाँ से कि देखो, बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी बॉडी, रीजन क्यों, मेन रीजन क्या है कि बॉडी नीचे आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, मतलब अवॉइडिंग ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर रेजिस्टेंस। हम
इक्वेशंस ऑफ मोशन को बिल्कुल यूज कर सकते हैं 2D में। उसी से वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चलो जी रहता है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम्हें अच्छे से याद रखना है। क्या? कि जो भी मोशन हो रहा है 2D के अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन इज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब मैंने क्या बोला था, दो वेलोसिटीज है इसकी, एक है यू वाई और एक है यू एक्स। यू एक्स जो है, ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी रहने वाली है इसके अंदर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं। क्यों? जो ग्रेविटी लग रहा है ना इसके ऊपर, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या है? जो नीचे की तरफ लगता है। हॉरिजॉन्टल से उसका कोई लेना देना ही नहीं है ना? बॉडी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। समझ गए? तो बॉडी जो है वो रेस्ट में क्यों आती है? वो रेस्ट पे आती है वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, अगर इसका बस चलिए तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना? अब तुम कहोगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फिर तो कुछ ऑब्जेक्ट कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रही है, तो क्या हुआ? एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, एयर फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, एयर ड्रैग, वो आ जाता है। फिर तुम कहोगे जमीन पे आने के बाद नहीं रुकना चाहिए, जमीन पे आने के बाद फ्रिक्शन आ जाता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टली जो है बॉडी का मोशन रुकता है। वरना मेन रीजन, प्रोजेक्टाइल में बॉडी का रुकने का मेन रीजन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि उसे नीचे खींच लाता है। ठीक है ना? चलो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल मोशन इज एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हम देख चुके हैं। वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ये वाले पॉइंट्स तुम्हें हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना? अभी तुम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर अगर हो, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ये चीजें बार बार तुम यूज करोगे क्वेश्चंस में, बार बार चीजें देखने को मिलेगी तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो अभी इतना घबराना नहीं है कि याद नहीं हो रहा, और ये सब आसान है सब कुछ। ठीक है, देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन तुम्हें पढ़ी रखे। इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन मेन आते हैं हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है मेन हमारे। इसी से जितने भी दूसरे शॉर्टकट फॉर्मूला जो हो गए, एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारी चीजें यहीं से डिराइव होकर निकली है। ठीक है ना? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को 2D में कैसे यूज करना है, ये है हमारा आज का मेन फोकस। ठीक है ना? देखो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी को यू एक्स, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, देन पोजीशन इज गिवन बाय, पोजीशन कितना होगा तुम्हारा? x इज इक्वल टू यू एक्स टी। पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है मेन? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या है? डिस्टेंस है, x क्या है? पोजीशन डिस्टेंस, यू एक्स क्या है? वेलोसिटी स्पीड, और t क्या है? टाइम। तो यू एक्स इंटू टी। बाकी यू एक्स तुम ना लिखना चाहो, तुम्हें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो तुम यू एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। तो यू एक्स की जगह तुम लिख सकते हो यू कॉस थीटा इंटू टी, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है सिंपल सी बात। बाकी अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन चाहिए कि ये कहाँ से आया, क्यों है ये, तो इतना समझ लो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लगा रहे हैं, या फिर s इज इक्वल टू यू टी, हाँ, प्लस हाफ टी स्क्वायर ही रहने देते हैं, a कितना होगा? g हो जाएगा। चलो तुम्हें लिख के बता देता हूँ अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? हमने क्या पढ़ा था अभी? जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मैटर ही नहीं करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये तुम्हारी जीरो हो जाती है। तो डिस्टेंस मतलब एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, यहाँ से आया ये फॉर्मूला पूरा तुम्हारा। ठीक है ना? तो ये हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे पोजीशन निकालनी है, तो तुम कैसे निकालोगे? ये बात हमने देख ली। अब हम देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर अगर तुम्हें पोजीशन निकालनी है, तुम कैसे निकालोगे? देखो, क्या करना है तुम्हें इसके अंदर।
वर्टिकल पोजीशन इफ एनी कितना होगा तुम्हारा, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज वी वाई, वी वाई मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको यू वाई कर दो। इनिशियल वेलोसिटी में यू वाई होगा, वी वाई नहीं, यू वाई एट, एक सेकेंड, यू वाई एट एनी टाइम टी, देन पोजीशन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जहां से इस फॉर्मूला को डिराइव किया है वहीं से ये आ जाएगा, बस ये वर्टिकल में है, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में हमें साइन कन्वेंशन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा यू बाई टी, ये क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय टाइम यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तुम्हारी है पोजीशन वाई एक्सेस पर। यू वाई को तुम क्या लिख सकते हो, यू साइन थीटा, तो यू वाई को तुम यू साइन थीटा से रिप्लेस भी कर सकते हो, ये एक तुम्हारे पास चॉइस है अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें अभी तक, ये दोनों बातें तुम समझ ही गए हो। यहाँ से हाँ, इन्हीं चीजों को यूज करके तुम्हारी जो है बाकी की क्वांटिटीज भी निकल जाती है। देखो क्या क्या मेन क्वांटिटीज क्या होती है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन की हमने बात कर ही ली अभी। एक्सेलरेशन क्या है, एक केस में तो है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी की अगर हम बात करते क्या है, यू एक्स, जो कि हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या है यू वाई, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि केस में, मतलब मान लो गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस है वो है यू वाई या फिर यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस क्या है यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा। ये हो गई तीन सिंपल सिंपल बातें, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों हमारे पास आ गई है। अब हम बाकी की चीजें देख लेंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एच मैक्स हो गया, रेंज, एक एक्स्ट्रा चीज तुम यहाँ पे पढ़ते हो रेंज 2D में। ये सारी चीजें जो है तुम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार वहां से तुम चीजों को डिराइव करोगे, बड़ी बड़ी क्वेश्चन लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए शॉर्टकट फॉर्मूलाज है तुम्हारे पास, इन्हीं को तुम यूज करो। ठीक है ना, चलो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है हमारे पास, टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, फिर से यूनिवर्सल रूल है बिल्कुल, 2D हो 1D हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों सेम है। ठीक है, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, ये बात है हमारे पास क्लियर। अब टी अप, हम टी अप कह रहे हैं, टाइम का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है एक्स एक्सिस से, ये पूरा पूरा वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट है, वर्टिकल पर। समझ गए, वर्टिकल वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी एग्जिस्ट करेगा, वरना हाँ एक्स एक्सिस पे टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ एक अलग केसेस आ जाएंगे तुम्हारे पास, वहां पे तुम्हें रूट टू एच बाई जी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वहां पर इनिशियल वेलोसिटी वगैरह नहीं दी होगी। ठीक है, देखेंगे उसको, क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे तुम। तो टी अप इज टी डाउन, ये कितना होगा यू बाई जी, यू बाई जी तो हम देख चुके हैं, टाइम अप टी अप या फिर टी डाउन का फॉर्मूला होता है। वाई क्या है, वाई एक्सेस पर हो रहा है ना ये सिर्फ, तो इसलिए वाई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, सिंपल बात है, अभी देख चुके हैं वर्टिकल में होता है ये। टोटल टाइम कितना होगा तुम्हारा, 2u/g, नीचे से लेकर ऊपर आने तक दो बार, टी अप प्लस टी डाउन, u/g प्लस u/g कितना होगा, 2u/g। वाई एक्सिस तो कांस्टेंट रहने वाला है, यू वाई को तुम यू साइन थीटा भी लिख सकते हो, तो ये वही है 2u sin θ/g। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि टोटल टाइम को हम 2u sin θ/g क्यों लिखते हैं, वही रीजन है, यू वाई को तुम यू साइन थीटा लिख सकते हो, एंड टी अप प्लस टी डाउन तुम्हें पता ही है टोटल टाइम क्या होता है 2u/g, है ना। बहुत ही सिंपल बेसिक सी बात है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट या फिर एच मैक्स। देखो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय टू जी, देख चुके हम, माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय टू जी, बात वही है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। एच मैक्स तुम्हारा हो जाएगा यू स्क्वायर बाय टू जी। अब फिर से एच मैक्स की हम बात करते हैं, हाइट, हाइट कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट, हाइट हमेशा ऐसी होती है ना, किसी की हाइट तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली थोड़ी नापते हो, लंबाई में होती है, तो हाइट मतलब फिर से वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट मतलब जे कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई आ जाएगा वहां पर, तो यू वाई स्क्वायर बाय टू जी हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, यू एक्स के लिए रेंज निकलता है, तो देखेंगे उसको भी। ठीक है, बाकी तुम्हारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, ये कहाँ से आया, यू वाई को तुम क्या लिख सकते हो, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर करोगे क्या आएगा तुम्हारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, है ना। चलो कोई भी डाउट है तो बताना। क्लियर है ना।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके, नो डाउट, ओके, गुड। अभी तक काफी सारी चीजें कवर कर लिए, थोड़ा सा बिल्कुल रिकैप ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो, प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे हम अभी। प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ लिया है कि दोनों एक्सेस में एक साथ मूवमेंट हो रहा होता है, एक बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर जाके के बाद जमीन पे आती है वापस, तो ये हो जाता है हमारा 2D। एक से मूव, इसको इरेज करो। हाँ, ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, 4 पॉइंट से क्या है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है सिर्फ, और कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से बॉडी नीचे आए, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आती है। सेकंड क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा होता है, तो एक्सेलरेशन वहां पर जीरो होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है तुम्हारा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर को अगर तुम यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है, तो एस इज इक्वल टू यूटी आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। तो वहीं से आगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यू एक्स को तुम यू कॉस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाई कितना आ जाता है तुम्हारा, एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो साइन कन्वेंशन यूज करना है हमें यहाँ पर। यू वाई को यू साइन थीटा लिख सकते हो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है। वही सेम बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है तुम्हारा, 2u/g। तो 2u/g में क्या लिख सकते हो तुम, यू वाई, क्योंकि टाइम ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या लगाएंगे, 2u/y, वाई एक्सेस 2u/y/g, बेसिकली 2u sin θ/g। ठीक है, फास्ट ठीक है, आप कर रहे हैं बिल्कुल। एच मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² by 2g। तो यू स्क्वायर क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास, u y², वाई एक्सेस पर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। या फिर यू वाई को हम यू साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, यू साइन थीटा लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर। तो u² sin² θ/2g, ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे लास्ट चीज जो कि है रेंज, इसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो, रेंज, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट कवर्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। मतलब यहाँ पर इस जगह पर वो है, यहाँ से लेके वो यहाँ पर चला गया, समझ गए, यहाँ से लेके वो यहाँ पर चला गया, जो भी डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टली कवर किया है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है वो होती है रेंज, उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला कितना था तुम्हारा, u² sin 2θ/g। ठीक है, u² sin 2θ/g, ये होता है तुम्हारा रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला। डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करके निकालते हैं, बट ठीक है, रेंज तुम्हारा बार बार आएगा, तो मैं चाहता हूँ तुम इसको डायरेक्टली याद कर लो, u² sin 2θ/g। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम रेंज अकर से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, क्यों, ये समझ लेते हैं एक बार। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज अकर से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। देखो, थीटा अगर 45 डिग्रीज है तो साइन टू थीटा कितना होगा, sin 90, sin 90 कितना होता है 1। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर तुम देखते हो तो 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, मेन मेजर की अगर मैं बात करूँ तो 1/2, 1 से छोटा है, 1/√2, 1 से छोटा है, √3/2, ये भी 1 से छोटा है। तो सारी चीजें 1 से छोटी, मतलब 1 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो sin 2θ में अगर थीटा 45 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, sin 90, sin 90 मतलब 1। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो होगा 45 डिग्रीज। ठीक है, चलो, लास्ट में दो चीजें, टी अभी चलो टी डाउन, ये तो चलो तुम्हें पता ही है। मेन बात क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ये जो वाई एक्सेस पर जो मोशन हो रहा है और जो एक्स एक्सेस पर जो मोशन हो रहा है, चलो टेबल से ही देखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर देखो, जो भी मोशन एक्स एक्सेस पर होता है और जो भी वाई एक्सेस पर हो रहा है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, समझ गए। इसका इससे कोई लेना नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स एक्सेस पर जो है स्पीड में अगर बाई चांस कोई चेंज आता है तो वाई एक्सेस पर भी आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये तुम्हें बात याद रखनी है हमेशा। अब यहाँ पर देखो, ये चीज क्या है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक मिड पॉइंट पे हमने जस्ट एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा हो गया, ये यू एक्स कॉस थीटा। अब यू कॉस थीटा जो है थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। यू वाई की अगर हम बात करते हैं, यू वाई साइन थीटा, शुरू में बॉडी ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आती है, कभी भी बॉडी को तुम फेंकते हो किसी चीज को वो ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आती है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है। पहले ऊपर जा रही है तो यू साइन थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रही है, जाते 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 जो मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट है एच मैक्स पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्योंकि देखो, 1D में भी क्या होता है, बॉडी को मैंने बॉल को नीचे से फेंका है, नीचे से फेंक के ये ऊपर पहुंच गई है ना। अब ऊपर पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो, उसके बाद फिर से ये एक नया मोशन स्टार्ट करते हैं नीचे आते वक्त, ये भी वही सेम चीज है। अब तुम सोचोगे कि अच्छा फिर ऐसा अगर है तो प्रोजेक्टाइल में बॉडी ऐसे चलते चलते रुकती क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स वेलोसिटी जो है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी रुक रही है, वो सिर्फ वाई एक्सिस की वेलोसिटी रुक रही है।
समझ गए? तो बॉडी इसलिए रुकती नहीं है 1D की तरह। बाकी इसके अंदर देख लेते हैं हम। अम, यहाँ पर आके तुम्हारी यू बाई जीरो हो जाता है। अब जब ये बाकी बॉल नीचे आ रही है, पहले ऊपर गई है, अब नीचे आते वक्त क्या होता है, माइनस यू साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, पहले वेलोसिटी ऊपर लग रही थी, अब नीचे लग रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस यू साइन थीटा। यू एक्स कॉस थीटा, फिर से सेम बात भाई, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये थ्रू आउट द जर्नी सेम रहती है। कांस्टेंट वेलोसिटी ये बिल्कुल चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चेंज होती है तो यू वाई, वर्टिकल वेलोसिटी। ये बातें तुम्हें अगर क्लियर है तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे दो। बढ़िया क्वेश्चंस है दोनों, इंटरलिंक्ड है, इसलिए तुम्हें अच्छा आसानी में समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बाकी यार 2D वगैरह जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों में शेयर वगैरह कर दो। बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत मेहनत से सारे लेक्चर्स तुम्हें दे रहे हैं हम। जितना हो सके इसको यूज करो अच्छे से। क्वेश्चंस, क्लास नोट्स क्वेश्चंस करो, फ्री डीबीपी क्वेश्चंस करो, अगर प्रीमियम डीबीपी नहीं ले सकते तो। जितना प्रोवाइड किया जा रहा है उतना अपना बेस्ट देके करो, 3 महीने में तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो तुम सीधा 700 नंबर ले आओगे, नहीं, 700 के लिए तुम्हें अपने आप से बहुत इनपुट देना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से तुम्हें एक वे मिल रहा है कि तुम्हें कैसे चीजों को अप्रोच करना है, तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तुम्हारा सिलेबस टाइमली खत्म होगा, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें टाइम मिलेगा। तो डेडिकेशन के साथ करो, बस इसको हो जाएगा तुम्हारा भी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राउंड पर है, यहाँ पर गया, ठीक है ना। ये कितना है तुम्हारा 490, ठीक है जी। फिर थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली मतलब थोड़ा नीचे आके देखते हैं इसको, बॉडी यहाँ पर है ना, यहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ से उसने स्टोन को हॉरिजॉन्टली फेंका है, मतलब नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देख रहे थे, बॉडी ग्राउंड से ऊपर फेंकती है तो ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रही होती है। बट इस केस में वैसा नहीं है, इस केस में क्या हो रहा है, ये सीधा यहीं से फेंक रहा है। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि बॉडी में जो बॉडी नीचे तो आएगी, जो भी स्टोन है वो नीचे तो आएगा ही। क्यों आएगा स्टोन नीचे? सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे ला रही है, सिर्फ उस वजह से वो नीचे आएगा। समझ गए? तो इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई जो है वो जीरो है इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखो, यू बाई जी हम कब यूज करते हैं, जब हमें यू वाई की वैल्यू दे रखी होती है ना। यू वाई मतलब वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, ये अगर हमें दे रखा होता है उसी केस में हम इसको यूज करते हैं। अभी तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, √2h/g लगा दो सीधा। क्यों? सिर्फ हॉरिजॉन्टल की तो बात हो रही है ना। हॉरिजॉन्टल क्या है, एक ही एक्सेस की बात हो रही है, एक ही एक्सेस में 1D तो वैलिड है। एक एक एक्सेस में 1D में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एक ही एक्सेस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो यहाँ पे क्या करो तुम, √2h/g, इसको तुम डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर। हाइट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, जी को 10 मत यूज करो, 9.8 यूज कर लो। क्यों? रीजन है उसका, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 10 यूज करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, आंसर तुम्हारा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। 10 अगर तुम मान लो यूज भी करते हो तो ये कितना हो जाएगा, √98 हो जाएगा। √98 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। 10 होता है अप्रॉक्स, लेकिन फिर भी इसको 9.8 रख दो, 2 × 490 डिवाइडेड बाई 9.8, तुम्हारा आंसर आएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है ना। आंसर तुम्हारा आएगा 10 सेकेंड्स। अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस 10 हाँ, नहीं 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड्स। ठीक है, नो डाउट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में ही अब स्पीड पूछ रहा है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में निकालिए। वाई एक्सिस की भी बात नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस की भी बात नहीं कर रहा, मतलब दोनों का इंटीग्रेट करके हमें निकालना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मिला के जो भी फाइनल वेलोसिटी बन रही होगी वो हमें निकालना है इस केस में। कैसे निकालेंगे देखो, आराम से समझो। देखो
द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। देखो, वी एक्स इज इक्वल टू 15, अरे यार, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी वाई निकालेंगे अब हम। वेलोसिटी क्या होता है, u+at। वी वाई इनिशियली क्या है, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं बॉडी को वो, प्लस जीटी कर दिया हमने। जी क्या 9.8 और टाइम रखा है 10, तो 98 इंटू 10 मतलब 98 आ गई तुम्हारी, 98 मीटर पर सेकेंड आ गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी। अब एक्चुअल वेलोसिटी तुम कैसे निकालोगे, वी एक्स और वी वाई दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई है। अब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज से अगर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट ग्राउंड, कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट कर दो। ये क्या है, ये अगर हम देखते हैं एक तरीके से, ये हमें कह रहा है 15 i कैप प्लस 98 j कैप। इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना हो, क्या करोगे तुम, रूट करके स्क्वायर करके रिजल्टेंट निकालते हो। वही सेम चीज है ये, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। देखो ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो वही रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें इसके अंदर बस। वेलोसिटी ऐसी निकलती है फाइनल, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों की अगर इंडिविजुअल वेलोसिटी है तुम्हारे पास, तो ऐसे निकालना है तुम्हें। रूट कर दो वी एक्स स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 225, और वी वाई का स्क्वायर करोगे क्या आएगा तुम्हारे पास, 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर अप्रोक्स अप्रोक्स मान लो वही कुछ 9649 के आसपास आता है। इसको उसके बाद तुम ऐड करते हो, तो तुम्हारा आएगा तुम्हारा √9801। √9801 कितना होगा तुम्हारा, 99 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, रुको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 99 तो आएगा ही, उसके बाद पॉइंट, ये ऊपर जाके 9 नीचे, रुको, ये आएगा 14 के आसपास। तो मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन में तो तुम्हें यही दे रखा है ना 99, तो 99 कर दूंगा बस। इतना 14 में कोई जाता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, बस मेन आंसर तुम्हारा निकलना चाहिए। ठीक है, 99 मीटर पर सेकेंड, आंसर तुम्हारा निकल गया है। ऐसे करना है तुम्हें क्वेश्चंस। फ्री डीपीपी में तुम्हें प्रोजेक्टाइल के ही सिर्फ क्वेश्चन दूंगा मैं, और कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसलिए होमवर्क के क्वेश्चन आज नहीं दे रहा मैं, क्योंकि फ्री डीपी में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ही क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। फिर टावर का एक केस आता है, जैसे अभी हमने देखा था वैसे ही एक केस आता है, और एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है, उसको देखेंगे। फिर रिलेटिव मोशन इन 2D रिवर बोट वाली जो प्रॉब्लम आती है उसको देख लेंगे, और ग्राफ्स हो गए। हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में ही कर दूंगा मैं, वरना एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, कर देंगे उसको उसमें। मेन है कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट 99 ही आ रहा है, फिर तो सही है, फिर तो सही है, अगर एग्जैक्ट 99 आ रहा है फिर तो सही है। अच्छा अच्छा, इसको फिर राउंड ऑफ करके लिखा होगा ना यहाँ पर, 9801 √9801 को राउंड ऑफ करके लिखा है। ठीक है, सही है। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं। अभी अभी लिप्सा ने बताया भी था, एच इज इक्वल टू आर tan θ/4। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लंबा डेरिवेशन है। क्या करो डेरिवेशन जान के भी, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बस अपनी नोटबुक में जहां पर भी नोट्स बना रखे हैं वहां पर लिख लो। पहले से बनाए होंगे तो आई होप लिखे ही होंगे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है। नहीं भी लिखे तो इसको लिख लेना, एच इज इक्वल टू आर tan θ/4, ठीक है ना। बाकी फिर स्पीड एट एनी पॉइंट देख लेते हैं। स्पीड एट एनी पॉइंट क्या कह रहा है, ये मान लो तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पर, बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आ गई। अब जब पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया, हमने उसको रिकॉर्ड करा है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी एक इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कैसे निकालोगे तुम, ये क्वेश्चन है। देखो, जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो हमेशा कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, यहाँ पर भी जितनी है उतनी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी उतनी ही है, हर जगह सेम है। वाई एक्सिस का क्या है, यू साइन थीटा, वो तो वर्टिकल वेलोसिटी है, माइनस जी टी क्यों, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा नीचे आ रहा, तो माइनस जी टी हमेशा उसके ऊपर लग रहा होता है, मतलब माइनस जी जो है वो हमेशा उसके ऊपर लग रहा होता है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस जी टी। ठीक है, अब इस केस में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां से tan अल्फा अगर तुम्हें निकालना होगा, tan अल्फा अगर तुम्हें निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यही करोगे सिंपल। वर्टिकल क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्टेंस सॉरी, अपॉन ये तुम्हारा हो गया यू कॉस थीटा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये tan अल्फा की तुम्हारे पास वैल्यू आती है। अब एक ये केस हो गया, बाकी केस क्या है हमारे पास, अगर तुम्हें ओवरऑल वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड एट एनी पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दो अलग केसेस है, दोनों का अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना हो, कैसे निकालोगे, वेक्टर रिजल्टेंट जैसे निकालते हैं, रूट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, वही सेम चीज तुम्हें करनी है। ठीक है,
स्पीड एट एनी पॉइंट, इसके ऊपर भी कम क्वेश्चंस आते हैं, ये तो चलो कॉमन है। इसके क्वेश्चंस मैं डीपी में तुम्हें दे दूंगा, वहां पे तुम देख लेना। ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी। मेन रिलेटिव मोशन आज का हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। बाकी कोई कोई भी और अगर तुम्हें डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे एडुकेटर्स तुमसे रोज इंटरेक्ट करते हैं। डाउट डालो वहां पे, इंस्टेंट सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन, जैसा तुम्हें सही लगे सब मिल जाएगा तुम्हें। चलो, कोई डाउट है तो बता दो, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? एक टावर से मान लो मैंने एक बॉडी को नीचे फेंक दिया है। ठीक है, एंगल क्या है? थीटा मान लिया। यू इनिशियल वेलोसिटी, सारी चीजें तुम्हें पता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, हम जमीन से फेंकते हैं, फिर वो बॉडी जमीन पे आती है। अभी ऊपर से फेंका है तो टी डाउन, सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है मोशन में। यहाँ पर वाई एक्सिस का डेरिवेशंस करने के बाद एक फॉर्मूला निकलता है, वो क्या है? एक्स टैन थीटा। सारी चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। वाई क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस, वाई एक्सिस, एच मैक्स कह सकते हो। जो भी टावर की हाइट होगी जहां से फेंका है, वो हो गया तुम्हारा वाई, इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? रेंज, जहां तक भी ये जाएगा, रेंज हो गया तुम्हारा। टैन थीटा, थीटा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही टैन थीटा। थीटा एंगल से टैन। ठीक है ना, ये थीटा है तो ये टैन। फिर माइनस जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 जैसा तुम कहो। एक्स स्क्वायर क्या है? फिर से रेंज, रेंज का स्क्वायर, एक्स एक्सेस पर जो भी डिस्टेंस है, अपॉन टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो यू यहाँ पर यू है, इसका स्क्वायर, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कौन सा है? ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को बाय हार्ट याद कर लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का है। कम यूज में आता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेन मेन केसेस में क्या करना है तुम्हें? प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है, उसी से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ केसेस होते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पर ये काम आता है जल्दी जल्दी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू दे दी 20 मीटर पर सेकंड, नोट कर लो इसको अलग से। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, रुको एक सेकंड, इसको डिग्रीज कर देते हैं। ये कितना है तुम्हारा? 45 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हें मिल गया है, यू तुम्हें मिल गया है विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एक्स निकालना है। आर, रेंज एक्स, जो मर्जी, मतलब एक्स निकालना है। एट विच द प्रोजेक्टाइल रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, मतलब वाई एक्सिस की तुम्हें वैल्यू दे दी। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? फिर से देखते हैं। यू दे दिया है हमें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया थीटा, और वाई हमें दे दिया क्वेश्चन में, जी भी दे दिया, कितना रखना है? 10। आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या करना है इसके अंदर, लगा दो इसको। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास है वैल्यू ऑलरेडी। अब देखो, जो जो वैल्यूज दे रखी है एग्जैक्ट पुट इन कर दो इनको। 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, क्यों? देखो, tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। tan थीटा कितना होता है? tan 45 कितना होता है? 1। पता ही है तुम्हें, तो इसको तो 1 रहने देते हैं। क्या ही कर रहा है ये, तो 1 ही सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक डिस्टेंस है, ये x को इसके साथ डिवाइड नहीं करना, x अलग है, ये x tan थीटा में से बस ये tan थीटा 1 हो गया है। माइनस g को रखना है 10, तो 10x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू कितना है तुम्हारा? 20, क्वेश्चन में गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। 20 का स्क्वायर कर दो, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पर? 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करो, कितना आता है? 1/2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1/2, मतलब स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर लिखो या फिर 1/2 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास यहाँ पर? 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 1/2। सॉल्व करोगे पूरे को, सिंप्लीफाई करके वैल्यूज को कैंसिल आउट करने के बाद सिंप्लीफाइड आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? 10 इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाय 40। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक करना है। क्वाड्रेटिक यहाँ तो बेसिक मैथ्स देख लेना, वहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना दिखा दिया है। इसको अगर तुम करते हो 40 को इस साइड लेके जाना है ना? ये कितना होगा? 40x माइनस 40 40x माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 400। तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 40x इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे इसको, तो x की वैल्यू तुम्हारी आएगी 20 मीटर्स। एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी।
एक्स रखना है तुम्हें 20 मीटर्स, रेंज की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 20 मीटर्स, ठीक है। डाउट है तो बताना, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अभी देखो, अभी तुमने तुमसे क्या कहा इन्होंने, अभी तुमसे एक्स निकालने को बोला है ना, एक्स निकालने को बोला, इसलिए हम ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लो बाई चांस तुमसे यू पूछ लेता, है ना, या फिर वाई पूछ लेता, तुम क्या करते उस केस में? अगर वाई पूछ लेते तुम एच मैक्स को निकालने का सबसे पहला तरीका देखोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैं एच को निकाल सकता हूँ या नहीं, या फिर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा के जो है एच मैक्स निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन में उतनी वैल्यूज नहीं है, उस केस में तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करो। वरना तुम्हारी पहली अप्रोच हमेशा होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, ओके। एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टावर से फेंकने के बाद, टावर से फेंको या फिर जमीन से फेंको, जैसे मर्जी, चलो मैं टावर से भी अगर मान लेता हूँ, ये हाँ, टावर से फेंकना, सॉरी जमीन से नहीं, टावर से ही फेंकना है। टावर की लेंथ है कितनी है? 10 मीटर्स। क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर्स फेंकने के बाद जो रेंज है, वो रेंज, ये जो रेंज है ये तुम्हारी आई है 20 मीटर्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया यहाँ पर भी, यू दे दिया तुम्हें यहाँ पर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 60 डिग्री, ये भी दे दिया। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर से एक्स निकालना है, वेयर द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, सेम क्वेश्चन है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, एक स्टेप भी चेंज नहीं होगा, एक स्टेप भी नहीं, सब कुछ एग्जैक्टली दे रखा है तुम्हें, जैसे सॉल्व करना है सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करो। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y कितना है 15, इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60, tan 60 कितना होता है √3, तो ये आएगा तुम्हारा √3x माइनस जी कितना है 10x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30 स्क्वायर इंटू 1/4, कहाँ से आया ये भी देख लो। 2 तो चलो कांस्टेंट है, यू स्क्वायर, यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इंटू cos थीटा, cos थीटा, थीटा कितना है 66, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 को स्क्वायर करोगे 1/4 आ गया यहाँ पर, ये आ गया तुम्हारा 1/4। पूरे को सिंप्लीफाई करके, फिर से कह रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये, ठीक है। सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर तुम लिखोगे 15 इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री एक्स, एक्स रूट थ्री सेम बात है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 45, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो 45 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, कितना आएगा 675, 45 इंटू 15 कितना आएगा 675 इज इक्वल टू 45 एक्स रूट थ्री माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से देखो, नोटिस करोगे तुम, फिर से क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पर भी, सेम क्वाड्रेटिक बनाना है तुम्हें। क्या करना है, क्वाड्रेटिक अगर नहीं आता है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर 45 एक्स √3 और 675, जो कांस्टेंट वैल्यू है पावर 1 और पावर 2, सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले और दूसरी साइड को 0 रख दो। वहां से जो बीच वाला एक्स है, जैसे 45 एक्स √3, इसके तुम जो है फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकालने के बाद फैक्टराइजेशन करोगे तुम, दो दो फैक्टर निकलेंगे, उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, एक्स आएगा तुम्हारा 15 मीटर्स, ठीक है। बाकी बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख लेना, उसके अंदर बहुत ध्यान से समझा रखा है मैंने, यहाँ पर इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये होगा तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी में मिल जाएंगे, कुछ इसी लेवल के होंगे, कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, बट मेन बात ये है कि तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ग्राफ्स देख लेते हैं। बहुत ही कम चांसेस है, फिर से कह रहा हूँ मैं, तुम्हें ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, बस एक नॉलेज के लिए। अगर तुम्हें ग्राफ्स आते हैं ना, तुम्हें पता है कि ग्राफ्स होते क्या है, अगर 1D वाले ग्राफ्स भी अगर तुम्हें आते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, हाइट और टाइम, मतलब वर्टिकल पोजीशन, वाई वाई एक्सिस और टाइम का ग्राफ, ये वाला एक से रुक जाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये है तुम्हारा वर्टिकल का, ये सारे ग्राफ है वर्टिकल एक्सिस और टाइम के ग्राफ। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। चलो अब देखो, वर्टिकल पोजीशन और टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर रिलेशन, देखो, वर्टिकल पोजीशन विद टाइम की अगर हम बात करते हैं, ये तो बिल्कुल जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है वही सेम चीज है। हाइट, पहले बॉडी जो है वो ग्राउंड पर होती है, ग्राउंड से वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है, वहां से फिर वो जमीन पर आ जाती है, मतलब ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, अगर हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की बात करें तो, ठीक है ना। तो वीटी ग्राफ तुम्हारा कैसा बनेगा यहाँ पर, एक वेरिएबल ग्राफ, ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ये सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वर्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग केस है थोड़ा सा। देखो,
वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस की बात करूँ, एक्स एक्सिस पे तो कांस्टेंट होता है, तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, उसको हम देखेंगे अभी। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती है? पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है? देखो बॉडी पहले इंक्रीज करती है वेलोसिटी, बढ़ती रहती है वेलोसिटी, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, करते 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 मैक्सिमम हाइट जैसे ही आ गया यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी हो गई जीरो, है ना? उसके बाद क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग मोशन, मतलब नीचे आने लग जाती है ड्यू टू एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे आएगी, तो नीचे आते 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 यहाँ पर आएगी, मतलब स्पीड इंक्रीज हो गई, इंक्रीज स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 जीरो हो गई, उसके बाद जीरो से फिर स्पीड बढ़ गई है, बढ़ते 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 ये जमीन पे आ गई। स्पीड क्या हुआ? डिक्रीज हुई, जीरो हुई, वापस आ गई, मतलब नेगेटिव स्लोप बनेगा। पहले क्या है 20, अब तुम बोलोगे कि पहले नेगेटिव होगी, मतलब पहले डिक्रीज हो रही है उसके बाद इंक्रीज भी हो रही है, मतलब वेरिएबल है, तो फिर ऐसा ग्राफ बनना है, नेगेटिव स्लोप में क्यों जा रहा है? देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना, पहले 20 है मान लो पॉजिटिव, मान लेते हैं एक केस सेकंड के लिए कि 20 मीटर पर सेकंड है यू, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है? डिक्रीज होते होते मैक्सिमम पॉइंट पर जैसे ही पहुंच गई, यहाँ पर वो हो गई जीरो। जीरो के बाद अगर तुम देखोगे मैग्नीट्यूड में नेगेटिव हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, इसलिए जो ग्राफ है वो माइनस की डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए? ये समझे नहीं है बताओ? तुम्हें लग रहा होगा ना कि स्पीड में चेंज आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ या फिर ऐसे वैसा बनना चाहिए, वैसा नहीं बनेगा, नेगेटिव का स्लोप बनेगा इसके अंदर। यही एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, बाकी सब तो बहुत ही आसान है। डाउट है तो बताना, फिर एक्सेलरेशन पे चलेंगे। डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ रही है, इसलिए नेगेटिव की तरफ ग्राफ चला जाएगा, पॉजिटिव में नहीं रहेगा। स्पीड की बात होती तो फिर वेरिएबल ग्राफ बनता। ठीक है, ओके। देखो वर्टिकल एक्सेलरेशन फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? 9.8 क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कब होता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कर दो, मतलब वो चीज कांस्टेंट है। टाइम तो अपना चलता जा रहा है, 9.8 ही रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज ही नहीं होता, और कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 9.8 पे स्ट्रेट लाइन। बाकी वाई वर्सेस एक्स, ये तो सेम चीज है, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हम बात कर रहे थे, बॉडी ऊपर से नीचे जाती है तो कैसे वेरी करता है, एक्स तो इंडिपेंडेंट है, वाई ही सिर्फ वेरी कर रहा होता है। तो बस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो केस होता है बस वैसे ही ग्राफ बन जाता है ट्रेजेक्टरी में भी, ठीक है? ये वाला तो मतलब अगर ये एक सेकंड को पूछ भी लिया, ये तो पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं पूछेगा ये तो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, हॉरिजॉन्टल का केस। हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट हॉरिजॉन्टल तो बहुत ही आसान है, वर्टिकल तुम्हें समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। देखो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद टाइम की अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये तुम समझ ही गए होगे। हॉरिजॉन्टल में बॉडी चल रही है यहाँ से मान लो, ठीक है? तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, नेवर एंडिंग। क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के केस में, हॉरिजॉन्टल केस में गिरती क्यों है फिर बॉडी? लास्ट क्लास में बताया था, वाई एक्सिस की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वर्टिकल केस है वो बॉडी को नीचे लाता है। अगर वो नहीं अप्लाई हो रहा होता तो एक्स एक्सिस के केस में तो बॉडी चलती जाती है हमेशा के लिए, ठीक है ना? बॉडी नीचे क्यों आती है? सिर्फ दो केसेस की रीजन की वजह से, एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेकंड होता है एयर फ्रिक्शन, क्योंकि एयर का भी एक रेजिस्टेंस आता है ना, इसलिए बॉडी नीचे आती है। वरना फिजिक्स के लॉज के हिसाब से अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी देखोगे, बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है वो चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल चीज उसे नहीं रोक रही होगी। ठीक है, सिंपल बात, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। कॉन्स यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट है यहाँ पर डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना? डिस्टेंस, सॉरी कांस्टेंट, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है ना एक्स एक्सिस के केस में, प्रोजेक्टाइल में तो वही सेम चीज है। एक्सेलरेशन जीरो रहता है तो जीरो में कांस्टेंट हो गया ये, मतलब जीरो में परपेंडिकुलर टू द एक्स, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या फिर कह सकते हो कि जीरो। ठीक है ना, सिंपल जीरो, और कुछ मत रखो, सिंपल जीरो। कोई भी डाउट है तो बताओ। ग्राफ्स हमारे यहीं पर है, मतलब यहीं तक है, और कुछ है नहीं ग्राफ्स के अंदर, बहुत ही आसान है यार ग्राफ्स, तो क्या ही इसके अंदर टफ होगा। लास्ट फिर रिलेटिव मोशन देखते हैं, वहीं पर सारे बच्चे फंसते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन।
ठीक है ना? नो डाउट। ओके भाई, चलो रिलेटिव देखते हैं फिर। एक सेकंड। ठीक है, अभी हम रिलेटिव मोशन इन 1D देख चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा जाके देखो, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाले इस चैप्टर में। याद नहीं है, थोड़ा सा भूल भी गए हो अगर, तो रिवाइज करवा देता हूँ मैं। रिलेटिव मोशन क्या है? एक बॉडी चल रही है ए, दूसरी बॉडी चल रही है बी। इसके रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की स्पीड क्या है, ये हमें बताता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, डेफिनेशन देख ले थोड़ी सी। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हैविंग देयर पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड आर बी। ये पोजीशन वेक्टर्स है, कोऑर्डिनेट्स जिसको हम कहते हैं ना कार्टेशियन प्लेन, ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स। तो आर ए एंड आर बी क्या है? पोजीशन, जो उनकी कोऑर्डिनेट्स है, एज शोन इन द फिगर। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में जब चेंज आता है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको हम। ठीक है, अब देखो, देन द वेक्टर जॉइनिंग ए टू बी आर बी ए इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ये ग्राफ के टर्म्स हमने देखा है, देखो ये क्या है? आर बी, ये कांस्टेंट अपना एक डायरेक्शन है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, कांस्टेंट नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है ये। या फिर मान लो एक पोजीशन है। आर ए की अगर मैं बात करूँ, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब रिलेटिव पोजीशन इन दोनों की अगर मुझे निकालनी हो तो क्या होगा? इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा एक वेक्टर से। एक एक की हेड के साथ टेल आएगा, दूसरे की हेड के साथ हेड आएगा, या फिर अपोजिट भी कर सकते हो तुम, जैसा तुम्हें सही लगे। मेन मोटो क्या है इसको करने का? मेन मोटो ये है कि ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर पाएंगे रिलेटिव मोशन के केस में। ठीक है, यही होता है मेन मोटिव इसको ट्रायंगल बनाने के पीछे। रिलेटिव के केस में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सके, इसलिए इसको हमने ट्रायंगल बनाया। इमेजिनली सी फ्रॉम द फिगर यूजिंग ट्रायंगल लॉ, फॉर्मूलाज फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रिमेन सेम। तो तुम्हें पता ही है, नहीं भी पता तो तुम्हें बता दूंगा आगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। मतलब वेलोसिटी अगर तुम डिनोट कर रहे हो, तो कैसे करोगे? वी आई कैप प्लस वी जे कैप, ऐसे वेलोसिटी डिनोट हो रही है, माइनस दूसरे का आई कैप और दूसरे का जे कैप। समझ गए? ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अब हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? वो रिवर बोट प्रॉब्लम। अब देखो, सब जो है ना तुम्हें समझा देंगे कि रिवर बोट प्रॉब्लम में यही होता है, ऐसे ऐसे करना है। वो तो चलो एक सिंपल सी चीज है, हमें भी पता है कैसे करना है। 2D का केस है। होता क्या है इस केस के अंदर मेन, ये समझो, तभी जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इसको टैकल कैसे करते हैं। केस बताना क्या चाह रहा है, देखो। Imagine a boat is trying to cross a river. The boat's speed in still water and the river's current affect the overall motion of the boat. The goal is often to figure out where the boat will land on the opposite shore or how long will it take to cross the river. ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आराम आराम से समझेंगे बिल्कुल। देखो, एक रिवर बना लेते हैं। ये हो गई तुम्हारी रिवर। ठीक है, इसको रिवर मान लो। एक ये मान लो, एक छोटा सा एक ये पॉन्ड है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। रिवर की वेलोसिटी है कुछ, कितनी मानोगे? मान लो 3 है, चलो 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है। ईस्ट की डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। रिवर मूविंग होती है ना, गंगा, गंगा नदी अगर तुम देखोगे मूव कर रही है हमेशा। करंट, रिवर करंट की अगर हम बात करते हैं, वही है ये रिवर की खुद की एक वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया रिवर। ये हो गया पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। एक छोटा सा तालाब मान लो, या फिर एक छोटा सा पूल मान लो। वहां पर वाटर के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता। वो क्या होता है? स्टिल वाटर कहते हैं हम उसको, जिसके अंदर वाटर में कोई मूवमेंट नहीं आता। रिवर के केस में क्यों समझा रहा हूँ मैं ये? देखो, तुम्हें कभी भी रिवर देखने को मिले क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाओ कि रिवर के अंदर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, रिवर मतलब मूवमेंट हो रहा है। ये क्या है? ये है पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर मैंने एक बोट बना ली। ठीक है, ये हो गई हमारी बोट। अब देखो, इस पॉन्ड के अंदर जो है बोट मूव कर रही है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई हमारे पास। ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। स्टिल वाटर में इस बोट को हम कहीं भी रख दे, स्टिल वाटर में, पूल हो गया, तालाब हो गया, कुछ भी हो गया, पॉन्ड जहां पर रिवर वाटर बॉडी का खुद का कोई मूवमेंट नहीं है, वहां पर उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसी सेम बोट को जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है स्टिल वाटर के अंदर, उसको मैंने मूविंग वाटर के अंदर रख दिया है। ठीक है, मूविंग वाटर के अंदर रख दिया है। अब समझना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लूंगा बस मैं यहाँ पर।
लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा बोट। ठीक है, इस बोट को मान लो मैंने इसी डायरेक्शन में छोड़ दिया, है ना? तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? नेट वेलोसिटी अगर तुम बात करोगे, या फिर चलो नेट वेलोसिटी बाद में देखते हैं, पहले रिलेटिव समझते हैं, क्योंकि सारी चीजों को एक साथ नहीं डालूंगा मैं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो, ये इसकी 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है? अब बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी? 5 - 3। क्यों? सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, अपोजिट में प्लस करते हैं। माइनस मतलब इसकी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, अगर हम बोट को छोड़ देते इस केस के अंदर, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये वाला जो केस अभी हमने मैंने तुम्हें समझाया है, ये वाला केस 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ रिवर, ये क्या है? ये है 1D का केस। ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, है ना? या फिर मान लो एक सेकंड के लिए इसकी डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, कि भाई अब रिवर जो है, बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? तो इसके अगर रिलेटिव अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 5 + 3 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है। नेट नहीं है, रिलेटिव पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? अब देखो प्रॉब्लम का है यहाँ पर, ये कोई भी केस अगर तुम स्टडी करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1D का केस, ठीक है? क्योंकि सेम और अपोजिट डायरेक्शन है। अभी हमें क्या देखना है? अभी हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं मतलब रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब बोट है इस एंड पर, एंड चेंज कर लेते हैं, इस एंड पर बोट है, उसको यहां से यहां आना है, यहां से ट्रैवल करते हुए इसको यहां आना है। इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो यहाँ पर तो आएगा, लेकिन जो रिवर की वेलोसिटी है, वो इसको किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करेगी, उसको डायरेक्शन चेंज करने में मजबूर कर देगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा ही। मतलब क्या हो रहा है? एक ये वाला एक्सेस हो गया तुम्हारा वाई एक्सेस, और एक सेकंड, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सेस, और ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सेस। मतलब दो एक्सेस इन्वॉल्व हो गए, प्लेन बन गया तुम्हारा पूरा एक्स वाई प्लेन, मतलब 2D के अंदर मोशन होगा यहाँ पर। इसके अंदर हमें रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, समझ गए? इस केस में हमें रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। बोट जो है वो रिवर की डायरेक्शन में नहीं जा रही, बोट रिवर को क्रॉस करना चाह रही है, लेकिन रिवर की कुछ वेलोसिटी है दूसरी डायरेक्शन में, या फिर दूसरे प्लेन में, मान लो दूसरी एक्सेस के अंदर, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी पर और इस जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल, उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए? अब बताओ कोई डाउट है या नहीं, रिवर वाले केस को कैसे टैकल करना है? अब ये थी रिलेटिव स्पीड जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। अगर तुम नेट स्पीड की बात करोगे इसके अंदर, मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये सेम डायरेक्शन में 5 से जा रहा है, तो नेट स्पीड कितना होगा? रिवर तो 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब अपनी स्पीड को इसके अंदर ऐड कर देगी, तो उस केस में 8 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है? नहीं भी समझ में आए तो बाद में देख लेंगे, बट हाँ ठीक है, नो डाउट। बाकी भी बता दो एक बार, कोई भी अगर डाउट आए तो, कुछ भी अगर डाउट है मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसके अंदर सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन देखूंगा जिसके अंदर सारी चीजें एक एक करके कवर हो जाएगी। देखो, a boat is traveling directly across a river with a speed of 7 मीटर पर सेकंड relative to the river flowing with a current speed of 3 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से समझते हैं। बोट, देखो, बोट की जो रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, वो हमें दे रखी है। बोट की ओरिजिनल स्पीड नहीं दी है, बोट की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर हमें दे रखी है। वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। रिवर की ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। मतलब करंट जो है इस डायरेक्शन में जो आ रहा है रिवर का, वो है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है? रिवर है, तो रिवर की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। रिवर की हमें स्पीड मिल गई है। बोट की हमें रिलेटिव स्पीड पता है, एक्चुअल नहीं, रिलेटिव पता है हमें। विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये रिवर है तो ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई जिसको कहते हैं, कितनी है? 150 मीटर्स। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। दो पार्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, देखो। द टाइम इट टेक्स फॉर द बोट टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, ठीक है? देखो, टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेकंड रुको, v इज इक्वल टू एस बाई टी, है ना? तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो v नीचे आ जाएगा, तो t को क्या लिख सकते हैं हम? s बाई वी, है ना? t को s बाई वी लिख सकते हैं। तो विड्थ कितनी है तुम्हारी? 150, तो 150 को यहाँ पे पुट करो। अब वेलोसिटी कौन सी रखोगे? देखो,
ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब यहीं पे तुम फंसोगे कि वेलोसिटी क्या रखनी है, 3 रखनी है, 7 रखनी है, क्या रखना है? देखो, हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? बोट की निकालनी है ना। टाइम टेकन बाय द बोट, मतलब बोट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, वो कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। तो यहीं पर तुम्हें क्या करना है? वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी है तुम्हारी? 7। तो 7 को डायरेक्टली रख दो, मतलब विड्थ कितनी है? 150, और वेलोसिटी कितना है? 7। तो टाइम टेकन कितना होगा? 21.4 सेकंड्स, मतलब 21.4 सेकंड्स में ये बोट इस एंड से इस एंड तक आ जाएगी। समझ गए? अब बताओ, कोई डाउट है तो? कोई भी अगर डाउट है तो बताओ, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम निकालने में कोई डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, फिर सारे डाउट्स एक साथ देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पर तुम रखोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्यों? देखो, जब टाइम निकालना था हमने, बोट की वेलोसिटी निकालनी है हमें, बोट ने कितना टाइम लिया वो निकालना था हमें। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब इस एंड से इस एंड पर जो भी स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, ये रिवर है, ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर बोट का, है ना? तो एक चीज समझो, अगर स्टिल वाटर होता तो सीधा सीधा आ जाती बोट, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता। अभी यहाँ से वेलोसिटी लग रही है, रिवर की करंट जो है, रिवर करंट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं आएगा, वो आएगा कुछ यहाँ पर, कहीं पर भी आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो उस चेंज को निकालने के लिए हमें बोट की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दे भी तो कि हमें रिलेटिव स्पीड तो दे रखा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में। करना क्या है इसका? हमें क्या करना है? हमें रिवर की स्पीड से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिवर की स्पीड कितनी है? वेलोसिटी, जो रिवर करंट है वो कितना है? 3 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन में दे रखा है। टाइम, टाइम कितना है? टाइम टेकन ये हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करा है, 21.4 सेकंड्स। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू 3 इंटू 21.4, मतलब 64.2 मीटर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है रिवर का वो आएगा तुम्हारा 64.2 मीटर्स। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा तुम्हारा? 64.2 मीटर्स। चलो, ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क कर लेना। पूरा क्वेश्चन ही मैंने दे दिया तुम्हें, होमवर्क थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं कैसे करना है इसको। अ बोट ट्रेवल्स अक्रॉस अ रिवर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर करंट। द बोट्स स्पीड रिलेटिव टू द वाटर इज 8 मीटर पर सेकंड एंड द रिवर करंट फ्लोज एट 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है? देखो, यहाँ पर तुम्हें एक एंगल दे दिया, ये भी, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये तुम्हारा है 30 डिग्रीज। ठीक है? relative to the direction of the river current. The boat speed relative to the water is बोट की रिलेटिव स्पीड भी दे दी यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड, रिवर करंट कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बोट रिलेटेड टू द रिवर बैंक। रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? देखो, एक सेकंड रुक जाओ। अम, देखो, हाँ, कहाँ पर थे हम? रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालोगे? देखो, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन तुम्हें पता है, दूसरा का भी पता है, तुम्हें एंगल भी पता है कितना है? 30। एंगल को रख के इसमें रिजल्टेंट निकाल दो। सिंपल वेक्टर की तरह इसको सॉल्व करना है। सेकंड को कैसे सॉल्व करना बता रहा हूँ। एंगल ऑफ द बोट्स पाथ, मतलब जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, देखो 5 और 8 है ना, तो tan थीटा को 5/8 रखो और वहां से थीटा निकालो। आंसर यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? मतलब एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें से tan कर दो। बताइए तुम्हें कैसे करना है। हेलो ममता, लेट आ रहे हो भाई तुम लोग। चैप्टर खत्म हो गया पूरा, उसके बाद ज्वाइन कर रहे हो, कोई नहीं, चलो लास्ट देख लेते हैं फटाफट। रेनमैन, रिवर बोट में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बताना। ठीक है? करने के बाद डाउट आएगा तो पूछेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करने के बाद भाई पूछो भाई, वही तो कहता हूँ मैं तुम्हें कि क्वेश्चन हो गया, खुद से नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, डाउट पूछो। नो डाउट फिलहाल, हाँ अभी तो डाउट नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन करा है, आ सकता है डाउट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पर, इसलिए। फिर भी हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, कोई भी डाउट आता है प्लीज भाई, फिर से कह रहा हूँ मैं तुम्हें, टेलीग्राम पे आ जाया करो, इसीलिए ग्रुप बना रखा है हमने, वहां पर कोई भी डाउट है पूछ लो। सारे एडुकेटर्स इसलिए अवेलेबल है। कुछ भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है? मैं आज लेक्चर के बाद एक मैसेज डाल दूंगा,
कि आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या कवर किया है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए है वो। तुम्हें अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके अंदर रिप्लाई कर देना तुम। मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा। चलो, रेन मैन देख लेते हैं अब। रेन मैन वाला केस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इमेजिन अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड वीपी। वीपी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन while it is raining. The rain falls vertically with the speed vr. Because the person is moving, the rain appears to be coming at an angle. The goal is to find the angle at which the person observes the rain falling. मतलब बंदा ऐसे जा रहा है, रेन ऐसे जा रही है, फिर से एक्स वाई प्लेन हो गया। हर केस में तुम देखो, दो एक्सिस तुम्हारी बन रही है या नहीं बन रही, उसी में 2D का केस बन रहा होता है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया बंदे का मूवमेंट, वर्टिकल हो गई रेन की मूवमेंट। अब बंदे के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वर्टिकल में कुछ एंगल आएगा और तुम दूर से देख रहे हो, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं थर्ड पर्सन हूँ। मान लो मैं एक एक्सटर्नल लोकेशन से देख रहा हूँ, जहां पे मैं देख रहा हूँ रेन जो है बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, रेन जो है बिल्कुल सीधी आ रही है, देखो रेन जो है बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है, और बंदा जो है यहाँ पे चल रहा है, इसके सर पे रेन गिरी, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि रेन तो परपेंडिकुलर है और बंदा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। रेन वर्टिकल है, बंदा हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये परपेंडिकुलर। लेकिन बंदा जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है और ऊपर से रेन आ रही है। वो उसकी स्पीड में अगर कुछ चेंज आता है, या फिर रेन की स्पीड में अगर कुछ चेंज आता है, क्योंकि दोनों मूविंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड कुछ और होगी, प्लस प्लस एंगल इसके अंदर कुछ और होगा। हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन बंदा जो है वो मोशन में है। रेन वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है, या तो धीरे बारिश होती है तो तेज बारिश होती है, तो रेन के अंदर भी कोई स्पीड है। उन दोनों की स्पीड को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उस केस में इसके रिस्पेक्ट में, बंदे के रिस्पेक्ट में रेन कोई एंगल भी बना रही होगी, मतलब उसके केस में डायरेक्टली सीधी नहीं होगी। रेन टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एंगल आएगा कुछ ना कुछ, और स्पीड में भी चेंज आ सकता है। तो उसी एंगल एंड स्पीड के अराउंड ये पूरा का पूरा केस रिवॉल्व करता है तुम्हारा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, अगर तुम्हें समझ में ना आया तो फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएगी। बाकी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से देखना। देख, a person is driving a car towards the east with a speed of 10 meter per second. The rain is falling with a speed of 12 meter per second, making an angle of 60 degree with the vertical. Making an angle of 60 degree with the vertical. मतलब वर्टिकल से 60 डिग्री बनाया है। इसके अंदर तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि वर्टिकल से अगर 60 डिग्री है, जिसकी साइड पर भी थीटा होता है, जिस साइड पर भी हम एंगल रखते हैं, वो कॉस हो जाता है। मतलब वर्टिकल से इस बार अगर 60 है तो वर्टिकल कंपोनेंट हम कॉस रखेंगे, वरना हम यूजुअली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को कॉस रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमें वर्टिकल से एंगल दे रखा है, तो वर्टिकल को हम कॉस रखेंगे। अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल के अंदर सॉल्व करना है, तो हॉरिजॉन्टल में तुम सॉल्व कर सकते हो कॉस रख के, लेकिन उसके अंदर तुम्हें कॉस 60 नहीं रहेगा, फिर वो 30 हो जाएगा, क्योंकि 90 होगा टोटल। टोटल होता है 90, तो वो हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो, 10 मीटर पर सेकंड जो है बंदे की स्पीड दी है। रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एंगल कितना है? 60 डिग्री विद द वर्टिकल स्लांटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। स्लांटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ये है वर्टिकल, ये है 60। अब व्हाट इज द अपरेंट डायरेक्शन ऑफ द रेन एज सीन बाय द ड्राइवर? अपरेंट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों डाला मैंने क्वेश्चन में? इसलिए डाला है क्योंकि तुम फंसोगे, मेरे को पता है यहाँ पर। अपरेंट डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अपरेंट डायरेक्शन है क्या? अपरेंट डायरेक्शन मतलब थीटा। थीटा पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में। जो भी एंगल, ये तो 60 डिग्री वाला वर्टिकल है। अपरेंट डायरेक्शन ऑफ द रेन सीन बाय द ड्राइवर, ये 60 डिग्री क्या है? ये तो हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये समझ गए? जो बंदे के रिस्पेक्ट में जो थीटा की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? टैन से निकलेगी। कैसे करना है वो देख लेंगे धीरे धीरे। देखो ध्यान से समझना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा? 12 साइन 60। क्यों? देखो, ये वर्टिकल हो गया तुम्हारा, ये वेस्ट की तरफ, ये हमें 60 दे रखा है। मतलब इस बार क्या है, हमें वर्टिकल के अंदर एंगल दे रखा है, तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा कॉस। वो तुम्हारा हो जाएगा कॉस। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो तुम्हारा होगा साइन। तो ये कितना है? यू कॉस यू साइन 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू कितना है? 12 स्पीड ऑफ रेन। अब देखो, ये कितना हो गया तुम्हारा? 12 साइन 60। 12 इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6√3। इसको हाईलाइट कर लो। सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा तुम्हारा? कॉस।
एक को साइन लिया, दूसरे को कॉस रखेंगे इस बार। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, 12 cos 60, वर्टिकल से ही 60 है वैसे भी, तुम्हें पता ही है। 12 cos 60, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो हाफ इंटू 12 कितना हो गया तुम्हारा, 6। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन, एक सेकंड को इसको VMR कर देते हैं, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन क्या आएगी, 6√3 प्लस 10, 10 प्लस 6√3 करो, या फिर 6√3 प्लस 10 करो, बात एक ही है, क्योंकि ऐड होगा यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है। MR, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने ऐड करा है। क्यों करा है, देखो, रेन को हमने पहले ही बात करी थी, रेन 60 डिग्री से आ रही है। ठीक है, रेन गिर रही है किससे, 60 डिग्री से। तो वर्टिकल पर जो उसका एंगल बन रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा नीचे करते हो ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रेन आ रही है ऐसे, ठीक है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिया हमने और एक वर्टिकल बना लिया। इसकी अगर हम बात करें, तो ये एंगल उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वाला कितना है तुम्हारा, ये स्पीड कितनी है, 12 है, ये भी हमें पता है। ये कितना आएगा तुम्हारा, 12 sin 60, और ये वाला तुम्हारा कितना है, 12 cos 60, है ना। अब बंदा जो है वो कैसे मूव कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और ये चीज हमेशा सेम रहेगी। बंदा कभी उड़ने थोड़ी लग जाएगा, वो ऊपर थोड़ी जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा वो हमेशा। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है, और रेन का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसके अंदर हम रिलेटिव कैसे निकालेंगे, रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस बंदे की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो, आगे देखते हैं हम इसको। ये कितना आएगा तुम्हारा, VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, कितना आएगा, 6√3 प्लस 10, अपोजिट डायरेक्शन है, 6√3 प्लस 10, है ना, टुवर्ड्स द वेस्ट है ना। तो रेन की एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, और बंदा चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसलिए ऐड करा हमने 6√3 प्लस 10। इस वैल्यू को रख लो अपने पास, ये तुम्हारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये। अब तुम्हें निकालना है डायरेक्शन, अपेरेंट डायरेक्शन, अपेरेंट डायरेक्शन मतलब रिलेटिव डायरेक्शन। तो रिलेटिव डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर रिलेटिव अगर तुम्हें थीटा निकालना है, मान लो tan थीटा, तो क्या आएगा तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। ठीक है। रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, हमने अभी निकाला 6√3 प्लस 10। ठीक है। बंदे की एक वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी, दोनों को रिलेटिव निकाले हमने, कितना आएगा, 6√3 प्लस 10। वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ, तो वो आएगा 6। क्यों, क्योंकि रेन ही है अकेली, अकेली फिजिकल क्वांटिटी, या फिर मान लो रेन इकलौती एक ऐसी चीज है इस क्वेश्चन में जो वर्टिकली एक्ट कर रही है। समझ रहे हो, वर्टिकली सिर्फ और सिर्फ रेन एक्ट कर रही है, बंदा वर्टिकली कुछ नहीं कर रहा है, बंदा तो अपना हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, आराम आराम से। समझ रहे हो। ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 6 ही आएगी, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा। ये आएगा तुम्हारा 6√3 प्लस 10, कितना आएगा ये, tan थीटा। क्यों, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट करा है हमने यहाँ पर, तो ये आएगा तुम्हारा 6√3 प्लस 10। अब देखो, इसको tan थीटा, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, मेन तुम्हारा इतना आना चाहिए, थीटा को तुम एक सेकंड के लिए रहने भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 6√3 प्लस 10 अपॉन 6, यहाँ तक तुम्हें पहुंचना है। नीट में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इतना टफ नहीं आएगा, मतलब थीटा इतना अप्रोक्सीमेट करके नहीं निकालेगा कि 6√3 प्लस 6 अपॉन, मतलब 6√3 प्लस 10 अपॉन 6 को सॉल्व करो, tan थीटा दे रखा है तुम्हें, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। वहां पर आसान क्वेश्चन आएगा जिसमें tan थीटा की तुम्हारी कोई एक्जैक्ट वैल्यू होगी, मान लो ये 1 दे रखा होगा, तो तुम्हें थीटा वहां से पता जाएगा 45 है, ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी होगी। अभी ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ आए, मैंने ऐसे वैल्यूज रखे हैं। थीटा अगर तुम इसको बाई चांस सॉल्व करते भी हो, सारी चीजों को कॉमन निकाल के, तो कुछ 73.6 डिग्रीज आएगा, मतलब ये मैटर नहीं करता उतना, ये तो बस एक पार्ट है क्वेश्चन का, इसलिए सॉल्व करना था। मेन मैटर करता है कि तुमसे ये वाले क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ गए। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, एक रिवर का क्वेश्चन दिया, लास्ट लास्ट क्लास में कोई होमवर्क नहीं था, तो इस क्लास में दो होमवर्क दिया है, एक रिवर का क्वेश्चन और एक रेन वाला क्वेश्चन, बाकी डीपीपी तो करनी ही है, डीपीपी तो करनी ही है। ठीक है। क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, द रेन इज फॉलिंग स्ट्रेट डाउन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया इसकी, एंड a person is walking right to the east 4 meter per second, what angle is the rain appear to the vertical as observed by the person, what angle, एंगल कैसे निकालोगे, tan थीटा कर दो फिर से। अब ये कितना कह रहा है, फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन मतलब बिल्कुल वर्टिकल है, कोई भी एंगल के अंदर चेंज नहीं है, तो ये भी 10 हो गया, ये 4 हो गया, tan थीटा कितना आएगा तुम्हारा, 4/10 करके देख लो, जो भी आएगा इतना 1/4
2/5 tan कितना आता है? अप्रॉक्स अप्रॉक्स देख लेना, 22 23 कुछ आएगा। मेन बात है कि तुमसे इक्वेशन बननी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो फिर थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करती। जो टेस्ट मैं तुम्हें दूंगा वहां पर थीटा की सही वैल्यू आएगी, उसमें तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो यार, इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी देख रहे होंगे। ठीक है, जो भी डीपीपी आज तुम्हें मिलेगी आज ही सॉल्व कर लेना, ट्राई करना। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम तो है ही, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। कुछ भी डाउट है पूछ लेना, होमवर्क क्वेश्चंस में भी डाउट है पूछ लेना, हेल्प कर दूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मुझे तुम्हें बतानी थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम। तो मेक श्योर अगर तुम फर्स्ट टाइम लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो 1D वेक्टर्स एंड 2D बेसिक मैथ्स तो चलो आना ही चाहिए, बाकी 1D 2D वेक्टर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना एनएलएम में दिक्कत आएगी। और एनएलएम का लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा नेक्स्ट वाला, तो थोड़ा आराम से बैठना, क्योंकि सेकेंड लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सूडो फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, सारी चीजों को एक साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमें फ्रिक्शन देखना है। ठीक है, तो बहुत आराम आराम से नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ओके, तो tan थीटा में ऊपर वर्टिकल कॉम्पोनेंट आना चाहिए, हाँ वर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है तुम किस एंगल से इसको नोट कर रहे हो। देखो, एक सेकंड रुको, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला था ना। tan थीटा के अंदर देखो, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, ये वाला तुम्हारा केस बन रहा है ना। ये रेन आ रही है, ये तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे जब हम एंगल थीटा देख रहे हैं, वो दूसरी साइड से देख रहे हैं। समझ गए, ऊपर से हम थीटा को देख रहे हैं। अभी इसको ड्रॉ करके थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ना या तो तुम नेक्स्ट लेक्चर में देख लो, या फिर मैं टेलीग्राम पे इसको तुम समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि इसके लिए ना एक पूरा पेज के ऊपर उसको समझाने के लिए एक डायग्राम आता है, वो वाला डायग्राम से मैं तुम्हें समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा तो अभी माउस उतना अच्छा बनेगा नहीं, पूरा ग्राफ के साथ मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझा दूंगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल क्यों कर रहे हैं इसके अंदर हम। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, ओके चलो, एंड करते हैं यार फिर लेक्चर को। हैव अ नाइस डे, बाकी पढ़ते रहना। और 30th को तुम्हारा टेस्ट है, उसके अंदर एनएलएम भी डाल दूंगा मैं। तो एनएलएम को तो यार बिल्कुल याद से अटेंड करना ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनएलएम समझ में आएगा, पूरी फिजिक्स ही मान लो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलो एंड करते हैं, ओके। बाकी डाउट नहीं है, ओके। टेलीग्राम पे तुम हो ना रियाज? टेलीग्राम पे अगर तुम हो तो अभी मैं तुम्हें इसका ग्राफ ड्रॉ करके समझा दूंगा। कोई नहीं यार, कोई नहीं रानी, थैंक यू भाई, सबको थैंक यू, अटेंड करने के लिए थैंक यू। बाकी रियाज तुम टेलीग्राम पे हो अगर, तो मैं तुम्हें ग्राफ को पूरा ड्रॉ करके समझा दूंगा वहां पर, अच्छे से पेन से मैं उसे ड्रॉ करके समझा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे होना, मैं अभी शेयर कर दूंगा उसे। बाकी जिसको भी डाउट आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल क्यों कर रहे हैं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा वहां पे। ओके चलो, एंड करते हैं।